उत्कृष्ट अफसाना वो होता है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर रखी जाए। बुरा व्यक्ति बिल्कुल ही बुरा नहीं होता, उसमें कहीं फरिश्ता जरूर छुपा होता है। उस पोशीदा और ख्वाबीदा फरिश्ते को उभारना और उसका सामने लाना एक कामयाब अफसाना निगार का सेवा है। हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दिखाने वाले साहित्यकारों की सूची में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। हिंदी कथा, उपन्यास और कहानी के शिखर पुरुष माने जाने वाले प्रेमचंद को न केवल हिंदी बल्कि उर्दू में भी महारत हासिल थी। उनका प्राथमिक हिंदी लेखन तोता मैना जैसे किस्से, तिलिस्म अय्यारी, रहस्य रोमांच तथा सामाजिक सुधारवादी तथ्यों पर केंद्रित रहा, जिसमें साधारण मानव जीवन के मार्मिक पक्ष का उद्घाटन न के बराबर होता था। प्रेमचंद ने इस क्षेत्र में आकर हिंदी कथा साहित्य को नया मोड़ और नया शिल्प दिया। उन्होंने कथा साहित्य को नई धारा, नई दिशा, नई चेतना और नई स्फूर्ति दी। उनके आगमन से हिंदी कथा साहित्य जीवंत हो उठा। प्रेमचंद शताब्दियों से अपमानित और उपेक्षित वर्ग की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद ने अतीत का गौरव राग नहीं गाया, न ही भविष्य की हैरतंगेज कल्पना की। वह ईमानदारी के साथ वर्तमान काल की अपनी वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करते रहे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के पांडेपुर के निकट के गांव लम्ही में एक कायस्थ परिवार में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता ने नवजात पुत्र का नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा, जिसे आगे चलकर संसार में प्रेमचंद के नाम से जाना गया। प्रेमचंद का बचपन अभाव और निर्धनता में बीता। हालांकि उनके दादा गुरु सहाय लाल 60 बीघा भूमि के मालिक थे, परंतु उनकी वृद्धावस्था के आते आते बंटवारे में पिता के हिस्से में मात्र 1.25 बीघा जमीन ही आई। घर चलाने के लिए पिता ने डाकघर में डाक मुंशी की नौकरी कर ली। प्रेमचंद की शिक्षा का आरंभ 8 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने एक मौलवी दर्जी से फारसी और उर्दू की पढ़ाई की। उसके बाद अंग्रेजी का अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने बनारस के कॉलेजिएट स्कूल से एंट्रेंस पास किया। प्रेमचंद का जीवन कष्ट और दुख में बीतेगा, इसका संकेत उन्हें बचपन में ही मिल गया था। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और उन्हें मां की मधुर ममता और कोमल वात्सल्य से वंचित होना पड़ा। सौतेली मां के दुर्व्यवहार ने उनके जीवन को दुखों से भर दिया। 15 वर्ष के होते होते उनके सिर पर से पिता की छाया भी उठ गई। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। आर्थिक निर्धनता और माता पिता की मृत्यु से उत्पन्न विषम परिस्थितियों से विचलित हुए बिना वे विद्याध्ययन करते रहे और अंततः बीए की परीक्षा में सफल हुए। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने का काम मिल गया। इससे 5 रुपए की तनख्वाह मिलने लगी। मैंने अपनी गुजर 2 रुपए में करके 3 रुपए घर भेजने का फैसला किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कोठरी थी। मुझे इसमें रहने की भी इजाजत मिल गई। मैंने वहाँ टाट का एक टुकड़ा बिछा लिया। शहर से एक छोटा सा लैब भी ले आया था और रहने लगा। 4-5 महीने इसी तरह से बीत गए। इस बीच एक बाजार से 2-2.5 रुपए के कपड़े लिए थे। मैं रोजाना उधर से गुजरता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था। जब 2 महीने हो गए और मैं रुपए अदा ना कर सका तो फिर मैंने उधर से निकलना ही बंद कर दिया। बस चक्कर काट कर निकल जाता था। करीब साल भर के बाद इसके रुपए अदा कर सका। इसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी सीखने के लिए आया करता था। जान लो भैया, इसका तकिया कलाम था, इसलिए सभी लोग इसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने इससे 8 आने उधार लिए थे। ये पैसे इसने मुझसे मेरे गांव के घर में जाकर करीब 5 वर्ष के बाद वसूल किए थे। अंग्रेजी, फारसी और इतिहास के साथ उन्होंने बीए किया।
उनकी शिक्षा पर और विस्तृत जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त प्राध्यापिका इंदु जोशी ने कहा, प्रेमचंद अपने आप में एक युग है। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात होती है जो हम लोगों ने पढ़ा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मौलवी के माध्यम से हुई। कारण कुछ और नहीं, उनके पिता को उर्दू भाषा बहुत प्रीतिकर लगती थी, बस इसीलिए शिक्षा का आरंभ उर्दू से हुआ। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर उन्होंने इंटर पास किया और 1909 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। की शिक्षा उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों भाषा के माध्यम से हुई है। प्रेमचंद जब मात्र 15 वर्ष के थे तभी उनका विवाह तय हो गया था, लेकिन उनकी आपस में बनी नहीं और वे अलग हो गए और प्रेमचंद ने दूसरी शादी एक बाल विधवा कन्या शिवरानी देवी से की। यह विवाह उनके जीवन के लिए वरदान साबित हुआ। शिवरानी देवी के साथ उनका पारिवारिक जीवन सुखमय साबित हुआ। शिवरानी देवी उनके लेखन कार्य में अत्यधिक सहायक बनी। दूसरी शादी के बाद उनके जीवन में परिस्थितियां बदल गई। आय की आर्थिक तंगी कम हो गई। इनके लेखन में सजगता आई। प्रेमचंद की पदोन्नति हुई तथा उन्हें स्कूल का डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। शिवरानी देवी को लेकर डॉक्टर अजेंद्र त्रिवेदी कहते हैं, प्रेमचंद की विशेषता थी कि वो बड़े सरल इंसान और बड़े साफगो इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से कहीं लिखा। उन्होंने ही कहीं लिखा है कि मातृहीन बालक संसार में करुणा का प्राणी बन जाता है। 1895 में जब 9वीं कक्षा में थे ये पहली शादी हुई थी और फिर 95 के बाद देखिए 1906 में, लंबा समय 11 साल का बीत गया है, तब उनकी पुनः शादी होती है। और ये शादी तो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी कि जब उन्होंने एक बाल विधवा महिला से शादी की और वो भी विज्ञापन पाकर के शादी की। और वो शादी ऐसी रही कि शिवरानी देवी अपनी बनी जीवन पर्यंत साथ निभाया ही और बाद में उन पर किताब लिख करके स्वयं तो अमर हुई ही, प्रेमचंद के भी जीवन के विभिन्न प्रसंगों को अमर कर। प्रेमचंद ने 13 साल की आयु में कहानी लेखन आरंभ किया। शुरू में युग प्रवृत्ति के कारण उनकी कुछ कहानियों में सामाजिकता के साथ साथ थोड़ा बहुत तिलिस्म अय्यारी का रंग दिखाई दिया, लेकिन बाद की रचनाओं में प्रेमचंद की कला का निजी रंग उभरा जो संपूर्ण हिंदी कथा साहित्य पर छा गया। कथा लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद स्कूल की स्थापना हुई और उनके सम्मान में उनके समय को प्रेमचंद युग का नाम दिया गया। उनके उपन्यासों की श्रेष्ठता, विषय वस्तु की विविधता और विस्तार, शिल्प की नवीनता, भाषा का अनूठापन और शैली का मर्म स्पर्शी तेवर जैसी विशेषताओं के मद्देनजर उन्हें हिंदी उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ लेखक माना गया और उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास और लगभग 300 कहानियों से हिंदी कथा साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। उपन्यास और कहानी के अलावा उन्होंने नाटक, निबंध और जीवनी साहित्य का भी निर्माण किया। उनके 3 नाटक, 3 निबंध संग्रह और 5 जीवनी संबंधी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उनकी सर्जना को लेकर प्राध्यापक कमल कुमार कहते हैं, प्रेमचंद एक ऐसे साहित्य का निर्माण करना चाहते थे जो मनुष्य को मनुष्य बनाए बिना किसी उपदेश। जो हमारा जीवन है जो सरलतम हो सकता है उस पर बात करते थे। कहीं भी उपन्यास किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखा है, वो पूरे समाज के लिए लिखते हैं और समाज कैसा होना चाहिए एक नजरिया सामने प्रस्तुत करते हैं। चाहे वह रंगभूमि का सूरदास हो, मतलब एक उपन्यास का पात्र एक परिवर्तन ला सकता है या दिखा रहे हैं उस उपन्यास के द्वारा। चाहे गोदान का होरी हो, चाहे निर्मला की निर्मला हो, चाहे सेवा सदन की सुमन हो, सारे जिनके उपन्यास है वह एक अपने साथ एक नए तरह का आंदोलन लेके चलते हैं और अपने आप में यह लगभग जो 18 उपन्यास उनके हैं, सारे उपन्यास कहीं न कहीं एक समय को चित्रित करते हैं कि उनके सामाजिक जो उपन्यासों की उपादेयता है वो हमें कहीं न कहीं एक ऐसे समाज ले जाना चाह रहे हैं जहां एक हम उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकें। वहां आदर्श के साथ साथ वहां यथार्थ की बात होती है। वो राष्ट्रीयता को भी साथ लेके चलते हैं। कर्मभूमि, प्रेमास और रंगभूमि, इन सब में भी वह चीजें दिखाई पड़ती हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में अगर उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र याद आते हैं। कहानी संग्रहों की बात करें तो सप्त सरोज, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी,
हमारी स्मृतियों में ताजा है। बाद में इन सबको मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित भी किया गया। इसके अलावा निबंध संग्रह, साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार और नाटक जैसे करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। जीवनी की बात की जाए तो महात्मा शेख सादी, रामचर्चा, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास इत्यादि प्रमुख हैं। तथा संपादित पुस्तकों की अगर हम बात करें तो गल्प रत्न, गल्प समुच्चय, मनमोदक इत्यादि भी उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद का साहित्य प्राध्यापक डॉक्टर कमलेश पांडे के शब्दों में, कि उपन्यास के विकास और कथा के विकास में, कहानी के विकास में हम किसको केंद्र में रखें। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं प्रेमचंद हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही हम हिंदी कहानी का विकास पढ़ा रहे हैं। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर, वही स्थिति उपन्यास के क्षेत्र में आ जाती है। प्रसाद के साथ अगर जोड़ते हैं थोड़ी सी बात आती है, लेकिन फिर वही स्थिति आती है। तो आखिर प्रेमचंद इतने ज्यादा प्रासंगिक क्यों हो पा रहे हैं, स्थिति इस ढंग की आ क्यों रही है। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर आती है, तो पंच परमेश्वर की पहली हिंदी में लिखी कहानी उर्दू के बाद। तो प्रेमचंद अपने विचारों के आधार पर, अपनी कहानियों के आधार पर, अपने उपन्यासों के आधार पर, या नाटकों के आधार पर, या कह सकते निबंधों के आधार पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लगा। प्रारंभिक अवस्था में उनकी स्थिति अपनी जगह आदर्श की है, जिस तरह से प्रसाद दिखाई पड़ते, दोनों फर्क वही है। यथार्थोन्मुख आदर्शवादी होते हैं, यथार्थवाद में आ जाते हैं। लेकिन बार बार चर्चा आती है कि प्रेमचंद इतने ज्यादा चर्चित क्यों। वो कई लोगों ने लिखा है कि प्रेमचंद दक्षिण भारत में जितना चर्चित है, उतना ज्यादा चर्चित उत्तर भारत में नहीं। इसका कारण क्या है? वहाँ लोग प्रेमचंद के नाते ही पूरे हिंदी साहित्य को जानते हैं। उर्दू साहित्य जितना प्रेमचंद से प्रभावित हुआ, उतना किसी और साहित्यकार से नहीं रहा। उनकी कई रचना उर्दू में अनुदित हुई। उनकी लेखन शैली सरल और बेबाक थी। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों में अपने देश और देशवासियों के जीवन के मूल तथ्यों को प्रस्तुत कर उर्दू साहित्य का नए किरदार, नए माहौल और नए स्वाद से परिचय करवाया। उनके उर्दू संग्रहों में प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, फिरदौस ख्याल, खाके परवान, आखिरी तोहफा एवं ज़ाद राह शामिल हैं। प्रेमचंद के शब्दों में, जिस तरह से अंग्रेजों की जुबान अंग्रेजी, जापान की जापानी, ईरान की ईरानी, चीन की चीनी है, इसी तरह से हिंदुस्तान की कौमी जबान को इसी वजन पर हिंदुस्तानी कहना मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजमी है। हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी की चार दीवारी को तोड़कर दोनों में रब्त व जब्त पैदा करना चाहता हूँ, ताकि दोनों एक दूसरे के घर बेतकल्लुफ आ जा सकें, महज मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि घर के आदमी की तरह। प्रेमचंद की उर्दू एवं हिंदी रचनाओं पर शोध कर चुके कमल किशोर गोयनका का कहना है, उस जमाने में स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए उनकी भाषा मूलतः उर्दू रही और उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू किया। 12-13 साल तक वो उर्दू में लिखते रहे। उसके बाद उन्होंने हिंदी में उनकी पहली कहानी 1914 में निकली, लगभग 12 साल के बाद। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि भाई मेरी टूटी फूटी हिंदी है, मैं लिखना तो जानता नहीं, ये लिखा उन्होंने। लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी जो थी, लिखते 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 उर्दू का मिश्रण होती गई और प्रेमचंद ने ऐसी भाषा का निर्माण किया जो आज भी हमारे लिए आदर्श है, मानक है और उसी को हम हिंदी का रूप मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उपन्यासकार के रूप में श्रेष्ठ है और कुछ कहते हैं कहानीकार के रूप में श्रेष्ठ। मेरा निजी विचार ये है कि वो कहानीकार के रूप में बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, उपन्यास में एक विस्तृत व्यायाम है, विस्तृत दुनिया है। वहाँ आप बहुत कम लोगों को आइडेंटिफाई करें, लेकिन कहानी है जैसे बड़े घर की बेटी है, अगर आप पढ़े तो आइडेंटिफाई कर ले। ऐसी तरह की उनकी और बहुत कई कहानियां हैं जिसमें आदमी अपनी झलक दिखता है। प्रेमचंद गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गांधीवाद को अपनी कृतियों में स्थापित किया है। अपनी पत्नी शिवरानी देवी से उन्होंने कहा था, मैं उनका चेला बन गया हूँ। दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हो। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। गांधीवाद के अलावा उन पर रूस के बोल्शेविक विचारधारा का भी स्पष्ट असर दिखाई देता है। उन्होंने लिखा है, मैं अब करीब करीब बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ। प्रेमचंद साम्यवादी विचारधारा की ओर भी आकर्षित हुए थे, किंतु बाद में उसकी उग्र हिंसक प्रवृत्ति, अधिनायकवादी चेतना और खूनी क्रांतिपरक भावना के कारण उससे अलग हो गए। दरअसल प्रेमचंद भारत माता के उपासक थे। उनके लेखन के केंद्र में
राष्ट्र प्रेम और लोकहित की भावना थी। उन्होंने जनसाधारण के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाई। आने वाली पीढ़ी के लेखकों पर उनका बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ा। उनका और उनके साहित्य का महत्व कभी नहीं घट सकता। हिंदी साहित्य में उनका स्थान गौरवपूर्ण और अमर है। उन्होंने कोरा अथवा अति यथार्थवाद को ठुकराकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कृतियों में स्थान दिया। डॉक्टर गुलाब राय ने उनका मूल्यांकन करते हुए क्या खूब लिखा है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कला में कृत्रिमता नहीं है। वे जीवन के तथ्यों को सुलझे हुए शब्दों में सूक्ति रूप में रखने में सिद्धहस्त हैं। उनकी उपलब्धियों को लेकर सह प्राध्यापिका अर्चना पांडे का कहना है, प्रेमचंद युग साहित्य के यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो वो समय रहा है जिसमें साहित्य 3 युग के नाम से उस समय काल को अभिहित किया जाता है। आलोचना के क्षेत्र में वो शुक्ल युग कहलाता है, कविता के क्षेत्र में वो छायावाद युग कहलाता है, नाटक के क्षेत्र में वो प्रसाद युग कहलाता है और कथा साहित्य के क्षेत्र में वो प्रेमचंद युग कहलाता है। तो ये 3-4 धाराएं उसमें हैं और जो है अपने स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हैं। तो प्रेमचंद युग जो है वो कथा साहित्य के क्षेत्र में है। प्रेमचंद का जो सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा अवदान रहा है कथा साहित्य के क्षेत्र में, वह ऐसे समय में जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति हमें नहीं हुई थी, सामान्य जनता की पीड़ा, किसानों की पीड़ा, स्त्रियों की पीड़ा आदि को उन्होंने स्वर प्रदान किया और ऐसी भाषा में, जो कि ऐसी भाषा की उस समय आवश्यकता थी, हिंदी भाषा विकास हो रहा था, हिंदी आगे की तरफ बढ़ रही थी, सामान्य जनता जो है विभिन्न बोलियों से निकलकर एक राष्ट्रीय भाषा की ओर अग्रसर थी। ऐसे समय में उन्होंने ऐसी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जिससे कि समस्त लोग उनके साहित्य को समझ सकें। इसी तर्ज पर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने लिखा है, अमर कृतियों के द्वारा अपने समय का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व प्रेमचंद जी ने किया है। जो काम इस प्रभु विष्णुता के साथ राष्ट्र के इतिहासकार नहीं कर सकते, उसी कार्य का संपादन इतने अनुरंजनकारी ढंग से उन्होंने किया है कि देश काल या युग धर्म की विवृत्ति के कारण उनकी रचनाएं जीती रहेंगी, पढ़ी जाएंगी और समाज का उपकार करती रहेंगी। चलते चलते प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और कहानी कफन पर विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। सर्वप्रथम गोदान को लेते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। गोदान प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें तत्कालीन भारतीय ग्रामीण और नागरिक समाज के स्वभाव, मनोवृत्ति, आचार विचार और रहन सहन का यथार्थ और विशेष चित्रण है। इसमें किसान परिवार की करुण कथा है। इस उपन्यास का नायक होरी नाम का किसान है। होरी के परिवार में उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोवर, पुत्रवधू झुनिया, बेटिया सोना और रूपा है। साथ में होरी के भाइयों हीरा और शोभा का परिवार भी रहता है। इस उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने बिखरने की पीड़ा है, किसान से मजदूर बनने की बेवसी है, महाजनों और जमींदारों के हाथों लूटते असहाय जन की आर्त पुकार है। होरी इसी प्रकार के दबावों को झेलते सहते एक दिन मर जाता है। उसकी इच्छा थी कि उसके द्वार पर एक दुधारू गाय हमेशा रहे, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। होरी के मरते समय उसकी स्त्री 1.25 रुपए के प्रतीक के रूप में गोदान करा देती है। इस विषय पर शोधार्थी श्रद्धा सिंह क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। गोदान का होरी उपन्यास का नायक भी है और किसानों का प्रतिनिधि भी। होरी के माध्यम से लेखक ने भारतीय किसान की लगभग सभी समस्याओं का सजीव चित्रण किया है। फंसा हुआ मर्यादावादी होरी घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पीसते पीसते शव। गोदान का लेखन काल सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल का काल था। एक तरह से देखा जाए तो यह संक्रांति का युग था। आज़ादी की लड़ाई में तेजी आने लगी थी। गांव और शहरों की आर्थिक व्यवस्था पर पूंजीवाद का शिकंजा बढ़ रहा था। गांवों की कृषक व्यवस्था नष्ट होने लगी थी।
किसान को अपनी जमीन से हाथ धोकर मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ता है। वहीं पर होरी का बेटा गोबर है जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस शोषण का विरोध करते हुए कहता है, इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। अब आइए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में। घर के बाहर घीसू और माधव पिता और पुत्र अलाव जलाकर आलू भून रहे हैं। भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से रो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी उठकर उसकी सहायता के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसे डर है कि दूसरा ज्यादा आलू न खा जाए। बाप और बेटा कामचोर हैं। अपनी पत्नी अंतर प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों बाहर आराम से आलू खा रहे हैं। मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। मरना है तो जल्दी मर काहे नहीं जाती, देखकर क्या करें। तू बड़ा बेदर्दा है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो इसका तड़पना हाथ पर पटकना नहीं देखा जाता। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा बदन कैसे देखूं। उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पा भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कछु भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं तो वे ही कल बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कछु न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। प्रेमचंद साधारण भारतीय की तरह जिए और साधारण भारतीय की तरह ही इस संसार से चले गए। उनका देहांत सन 1936 में हुआ। उनके अंतिम समय के दृश्य का वर्णन करते हुए उनके छोटे पुत्र अमृत राय ने लिखा है कि अर्थी बनी 11 बजते बजते 20-25 लोग किसी गुमनाम आदमी की लाश लेकर मणिकर्णिका की ओर चले। एक राह चलते ने दूसरे से पूछा, के रहल? मैंने जवाब दिया, कोई मास्टर था। उधर बोलपुर में रविंद्रनाथ ने धीमे से कहा, एक रतन मिला था तुमको, तुमने खो दिया।